अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और कमेंट करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। यह बात यही कोई 20-25 वर्ष पुरानी है। तब मोबाइल फ़ोन आजकल के जैसे सबके पास नहीं हुआ करते थे। लैंडलाइन फ़ोन भी किसी किसी के घर होता था। कृष्ण कुमार एक 20-22 वर्ष का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह ग्रेजुएशन के साथ प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। पढ़ाई के साथ अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त दुरुस्त रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा वह मानता था। उसके पिता की मृत्यु जब वह बहुत छोटा था तभी हो गई थी। अपनी माँ की वह इकलौती संतान था। उसने ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना अभी 2-4 रोज पहले ही शुरू किया था। कृष्ण कुमार अपने घर से पैदल चलकर करीब 20 मिनट में ताइक्वांडो प्रशिक्षण स्थान में पहुंच जाता था। शाम के 4 बजे से उसकी कक्षाएं शुरू हो जाती थी। वहां जाने के रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी, जिसे पार करके जाना होता था। उस रेलवे क्रॉसिंग पर कोई फाटक नहीं था, इसलिए वहां इक्का दुक्का लोग ही नजर आते थे। रेलवे ट्रैक के उस पार सिर्फ खाली खाली जमीनें पड़ी हुई थी और फिर थोड़ी आगे बहुत आबादी वाला क्षेत्र था। वहीं पर ताइक्वांडो का प्रशिक्षण संस्थान था। दोपहर के समय वहां पर करीब करीब सन्नाटा ही रहता था। 2 रेलवे ट्रैक थे, जिस पर से ज्यादातर मालगाड़ी ही निकला करती थी। आज कृष्ण कुमार को घर से निकालने में कुछ देर हो गई थी। अंततः आज उसके चलने की गति कुछ ज्यादा ही तेज थी। तभी ऐसा हुआ कि उसके पीछे से एक जीप आकर क्रॉसिंग पर रुक गई। दोनों ट्रैक पर मालगाड़ी बहुत दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। एक मालगाड़ी का इंजन रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक दिखाई पड़ रहा था। दूसरी वाली मालगाड़ी का इंजन बहुत दूर दिखाई दे रहा था, किंतु अंदाजन इतना समय था कि जीप आसानी से रेलवे ट्रैक पार कर सकती थी, क्योंकि कृष्ण कुमार ने भी जल्दी से तेज गति कर रेलवे ट्रैक पार कर लिया था। फिर पीछे पलटकर देखा तो जीप से 2 लोग उतरकर एक लगभग बेहोश व्यक्ति को पकड़कर जीप से उतार रहे थे। मालगाड़ी बिल्कुल करीब आ गई थी, किंतु ये क्या, उन दोनों व्यक्ति ने मालगाड़ी के सामने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया। इस अप्रत्याशित घटना को देखकर कृष्ण कुमार बुरी तरह चौंक गया और घबराहट में उसकी जोर से चीख निकल गई। यह तो नहीं पता चला कि उन लोगों को कृष्ण कुमार की चीख सुनाई दी या नहीं। फिर लगातार दूसरे ट्रक से दूसरी वाली मालगाड़ी निकलने लगी। कृष्ण कुमार भागते हुए अपने ताइक्वांडो की प्रशिक्षण क्लास में पहुंचा था, किंतु उस दिन प्रशिक्षण नहीं हुआ क्योंकि ताइक्वांडो सिखाने वाले प्रशिक्षक ने उस दिन की छुट्टी कर ली थी। ज्यादा बच्चे वापस अपने घर जा चुके थे। वह भी अपने घर वापस आने लगा। वापसी में जब वह रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा तो क्लास तो हुई नहीं थी, इसलिए भी वापस आने में ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसको उधर से गए हुए उधर की ओर देखकर लग रहा था कि अभी अभी कोई दुर्घटना घट गई है। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा घटनाक्रम उसकी नजरों के सामने घूम गया। अब उस रेलवे ट्रैक पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। वह भी उसी भीड़ में चल दिया। अभी वह पहुंचा ही था कि उसकी निगाह कुछ दूरी पर खड़े मुंह पर गमछा लपेटे और शरीर पर कंबल नुमा गहरे रंग का शॉल लपेटे एक बहुत बलिष्ठ व्यक्ति पर पड़ी। वह उसकी ओर इशारा करके उसे अपने पास बुला रहा था। कृष्ण कुमार ने सोचा कि शायद ये उस दुर्घटना की जानकारी लेना चाहता है, इसलिए वह उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। वह व्यक्ति कृष्ण कुमार अपने साथ एक और ले गया और धीमे किंतु दृढ़ लहजे में उसने कृष्ण कुमार से कहा कि अगर तूने अपना मुंह खोला तो तेरा और तेरी माँ का इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। कृष्ण कुमार ने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो उसे अपनी दाईं ओर पसली में लोहे की किसी नुकीली वस्तु के चुभने का आभास हुआ था। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। उसने चुप रहना ही उचित समझा।
अगले दिन समाचार पत्र में उस रेलवे ट्रैक पर मरने वाले की पहचान उजागर हो गई थी। वह बहुत नामी गिरामी व्यक्ति था। यह घटना एक सुप्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान के भागीदारी के बीच की आपसी रंजिश का परिणाम थी। वह पहले लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तभी कारोबार में भागीदारी हुई थी, फिर दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदल गई, ये तो बहुत अंदर की बात है जो किसी को नहीं पता चल सकी। किंतु दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। उस घटना के बाद से लगातार कृष्ण कुमार और उसकी मां को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। पुलिस ने भी ऐसे मौके पर चुप्पी साध रखी थी। वह कृष्ण कुमार और उसकी मां के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने पर भी कोई संज्ञान नहीं लेते थे। कृष्ण कुमार ने अपनी ताइक्वांडो की कक्षाओं में तो उस घटना वाले दिन से ही जाना छोड़ दिया था। जब भी वह उधर से निकलता, उसको वह घटना पूरी तरह याद आ जाती। वह बहुत तीव्रता से याद करने लगता। खुद उसे घृणा होने लगती कि वह भी कुछ न करके उन हत्यारों का समर्थन कर रहा है। वह खुद भी हत्या का उतना ही दोषी है जितने कि वह हत्यारे। इसी ग्लानि अपराध बोध की वजह से उसने उस घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। वह अपने घर में ही कुछ सोचते हुए पड़ा रहता। ऐसे ही आक्रोश और तनाव बना रहने से उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगा। उसकी ऐसी स्थिति देखकर उसकी मां बहुत चिंतित रहने लगी। पिताजी के जल्दी गुजर जाने के बाद उसकी मां का जीवन कृष्ण कुमार के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गया। कृष्ण कुमार के खुश रहने पर ही उसकी मां के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती थी, अन्यथा वह उदास ही रहती थी। यह बात कृष्ण कुमार अच्छी तरह से जानता था। एक दिन ऐसे ही कृष्ण कुमार इस चिंता में बैठे बैठे खुद को दिखा रहा था कि उसकी आंखों के सामने एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, और वह इतना आक्रमण यह है कि इस घटना की रिपोर्ट तक नहीं लिखा सका। तो उसकी मां ने उसको ढांढस बंधाते हुए कहा कि तुम मेरी हिम्मत हो बेटा, यदि तुम हार गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। इस बात को कहते समय उनकी आंखों से आंसुओं से भर गई। आंखों में दिख रही सच्चाई को देखकर वह उसको कुछ अनुभव हुआ कि इतना स्वार्थी कैसे हो गया कि अपनी माँ के प्रति अपना कर्तव्य भूल गया। उनकी खुशी क्या उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब उसको समझ आया कि ऐसे अपने कर्तव्य के पालन न करके वह अपनी माँ के साथ भी अन्याय कर रहा था। अब उसने अपनी माँ का दिलासा देते हुए कहा कि माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे किस तरह से इन परिस्थितियों पर जीत हासिल करनी है। बस आज के बाद आप अब कभी दुखी नहीं होंगी। बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो माँ। उदासी के बादल छटने लगे थे। आशा की किरण उसे अपनी उजाला फैलाने के लिए आतुर थी। इसके बाद कृष्ण कुमार ने पुलिस महकमे में जाने के लिए दिन रात मेहनत की और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगी परीक्षा दी। कृष्ण कुमार ने भरपूर परिश्रम किया था और भगवान का आशीर्वाद भी उसके साथ था। उसको सफलता मिली और शानदार नौकरी प्राप्त की। ऐसे ही उसका चलता रहा। इस पूरे प्रकरण में उसने ये बात गांठ बांध ली कि उसे हमेशा सच्चाई का साथ देना है, किसी भी हद तक जाकर किसी के साथ अन्याय न करना है और न ही होने देना है, अर्थात अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है पूरी निष्ठा से। उसके बाद जहां उसको पद स्थापना मिली, वहीं अपनी मां को भी अपने साथ लेते गया। उसने एक कर्मठ पुलिस ऑफिसर का रूप भी खूब नाम भी कमाया। चश्मदीद गवाह के साथ ऐसा भी होता है। प्रस्तुत है कृष्ण कुमार ने अपनी पहली पोस्टिंग पर अपनी मां के साथ इस नए शहर आया था। फिर भी जिस नामी गिरामी व्यक्ति की हत्या का वह चश्मदीद गवाह था, उस घटना के आसपास ही उसका मन भटकता रहता करता। तभी उसकी माँ उसके विवाह के लिए और जोर डालने लगी। कुछ विवाह प्रस्ताव आए थे, उनमें से एक दो प्रस्ताव उसकी माँ को भी अच्छे लगे। जिस शहर से वह अपनी पहली पोस्टिंग पर इधर आया था, वहां पर उनका अपना मकान था जो बहुत ही पुराना हो गया था। उसके एक हिस्से में किराएदार रहते थे।
वह लोग भी बहुत अरसे से वहीं रह रहे थे। अब घर की जर्जर अवस्था को देखकर उन्होंने वह घर छोड़कर कहीं और रहने का मन बना लिया था। अंततः कृष्ण कुमार की माँ उस घर की सार संभाल होना जरूरी है ऐसी जिद पकड़कर बैठ गई थी। कृष्ण कुमार ने अपने विभाग में अपने स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। वैसे उसकी अंदरूनी इच्छा थी कि वह जाकर उस पुराने हत्यारे के केस की छानबीन करे, जिस हत्या के केस को इतने वर्षों से साक्षी के अभाव में आत्महत्या का केस करार दिया गया था और दोषी व्यक्ति बाहर अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा रहा था। उसको उचित सजा दिलवाई जाए। अभी जहां पर वह पदस्थ था वहां पहले से ही बहुत ज्यादा स्टाफ था। कोई वहां से अपना स्थानांतरण नहीं चाहता था क्योंकि कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं थी, जैसे बच्चों के स्कूल का एडमिशन आदि। कृष्ण कुमार की अर्जी पर जल्दी ही सुनवाई हुई और उसका स्थानांतरण वापस अपने शहर हो गया। उसकी मां पुश्तैनी मकान के नवीनीकरण में व्यस्त हो गई। उसके बाद कृष्ण कुमार की शादी का आयोजन करना चाहती थी। कृष्ण कुमार को अपने शहर में पद स्थापना भी उसी जगह मिला जहां पर उसने कभी हत्या के केस की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, परंतु रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी। तभी उस रेलवे लाइन पर एक हादसा हो गया और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति एक गरीब चरवाहा था जो अपने जानवरों को चराकर वापस लौटते समय जानवरों को रेलवे ट्रैक की ओर जाने से रोकते समय हादसे का शिकार हो गया था। कृष्ण कुमार को ही उसकी केस की छानबीन का काम मिला था। तभी ये बातें सामने आई। उस रेलवे क्रॉसिंग पर अभी भी कोई फाटक नहीं लगा था। फाटक लगना जरूरी था, इसलिए स्थानीय रेलवे प्रशासन को पहले ही प्रार्थना पत्र दिया जा चुका था। अब इस ओर ध्यानाकर्षण के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया गया था क्योंकि हाल फिलहाल ऐसा हादसा हो गया था। कृष्ण कुमार ने पुराने वाले केस जिसमें हीरालाल प्रजापति का रेलवे ट्रैक पर शत विशत शव मिला था, उसकी भी फाइल निकलवाई। हीरालाल की मृत्यु से उनके भागीदारों में से एक माखन सिंह को बहुत लाभ हुआ था, किंतु वह अभी भी अपने मित्र हीरालाल प्रजापति के परिवार को उनके हिस्से का लाभ दे रहा था। अंते बात पैसे रुपए ही नहीं थी, बल्कि बात कोई और ही थी। हीरालाल प्रजापति को जिन दो लोगों ने रेलवे ट्रैक पर धक्का दिया था वह दोनों भाड़े के हत्यारे थे। एक तो किसी और केस में पकड़ा गया था जो अभी से शहर की जेल में बंद था, वहीं कुछ और बातें बता सकता था। सबसे पहले उससे ही संपर्क करना आवश्यक था। इस केस की बहुत सावधानी से जांच पड़ताल करना जरूरी थी, नहीं तो मीडिया वालों को दखल अंदाजी करने का मौका मिल जाएगा और हल्ला मच जाएगा। बात ऊपर तक पहुंचेगी और केस बंद करना पड़ेगा। तीसरे भागीदार भावेश पटेल के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी। भावेश पटेल उस संस्थान से पूरी तरह से अपने को अलग थलग किए हुए था। मुख्यतः वह एक इन्वेस्टर था जिसकी 15% हिस्सेदारी थी। उसने ऐसे ही कई जगह अपना धन इन्वेस्ट किया हुआ था। बहुत ऊंची ब्याज दरों पर बाजार में लोगों को पैसा उधार देने जैसे उसके दूसरे काम थे। कृष्ण कुमार को उससे हीरालाल की मृत्यु के विषय में बात करना बेमानी लगा, किंतु वह फिर भी उससे मिलने गया तो भावेश पटेल ने बहुत रूखेपन से इस विषय से अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। तभी जेल में बंद हत्यारे से बातचीत करने का मौका मिल गया। उसे जब सरकारी गवाह बनाने का लालच दिया गया तब उसने बताया कि वह तो सुपारी किलर है, मतलब वह पैसा लेकर हत्या करने का काम किया करता है। और जब उससे बहुत पूछा गया तो उसने बताया कि हीरालाल प्रजापति की हत्या की सुपारी माखन सिंह ने दी थी। कारण बहुत पूछने पर भी वह नहीं बता सका। कृष्ण कुमार बहुत सोच में पड़ गया कि अब तक पूरी ईमानदारी से हीरालाल के परिवार की देखभाल करने वाले ने क्यों हीरालाल की जान ले ली होगी। अब कृष्ण कुमार को हीरालाल प्रजापति के परिवार वालों से मिलना जरूरी लगने लगा। कृष्ण कुमार की मां ने उसके लिए कुमुद नाम की लड़की को पसंद किया था। आज उसे देखने जाने का कार्यक्रम बनाया हुआ था। शहर के दूसरे छोर पर लड़की वालों का घर था। 5 बजे शाम तक पहुंचना था, इसलिए वह
सारा जरूरी सामान लेकर अपने घर से 3 बजे ही निकल पड़े। अगर लड़की पसंद आ गई और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज ही सगाई की रस्म पूरी कर दी जाएगी। ऐसा सोचकर कृष्ण कुमार और उसकी माँ ने यह कार्यक्रम बनाया था। पहले तो कृष्ण कुमार हीरालाल के परिवार से मिलने गया तो पता चला कि उनके परिवार में ज्यादा कोई लोग नहीं हैं। बूढ़े माता पिता, हीरालाल की पत्नी दीप्ति और एक 4-5 साल का बेटा अंश तथा विदेश में बसा एक छोटा भाई जिससे भेंट नहीं हो सकी थी। दीप्ति ने बताया था कि जब हीरालाल की मृत्यु हुई थी तब अंश मुश्किल से 2 वर्ष का रहा होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता चली कि हीरालाल ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने यही पक्ष के सामने रखा। दीप्ति के अनुसार उन दोनों के विवाह को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और उनके बीच बहुत प्रेम था, तो हीरालाल की आत्महत्या को वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई थी। बाकी हीरालाल का हंसमुख और जिंदा दिल स्वभाव ऐसा था कि घर क्या अपने आसपास के लोगों को भी कभी उदास नहीं होने देता था। इस बात पर हीरालाल की माँ बोली अपनी बहू से, बेटी छलिया था वह, वरना हमारे पास से हंसते खेलते हुए जाकर 2-4 घंटे में ऐसा क्या हो गया था जो रेलवे लाइन पर ट्रेन से कट गया। दीप्ति बोली, ऐसा ना कहिए माँ जी। कृष्ण कुमार को ऐसा लग रहा था जैसे उनके घाव जो समय से ने दिए थे अभी रिस रहे हैं। वह आने लगा तो एक बात और पता चली कि माखन सिंह की बहन तन्वी भी उन्हीं दिनों एक हादसे कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। अब कृष्ण कुमार को माखन सिंह के यहाँ जाना भी जरूरी लगने लगा था। माखन सिंह के यहाँ जाने पर पता चला कि उसकी पत्नी मिताली भी उसी प्रकाशन संस्थान की मैनेजिंग एडिटर है और उनकी बेटी शांभवी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। माखन सिंह बहुत रिजर्व नेचर का व्यक्ति है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। एक बहन तन्वी थी जिसकी हादसे में मृत्यु हो गई थी। बेवजह बात करना या हल्के से मुस्कुरा देना उसके वश की बात नहीं थी। लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे के सामने कृष्ण कुमार और माखन सिंह चुपचाप बैठे रहे। फिर कृष्ण कुमार वापस लौट कर आ रहा था तो माखन सिंह के घर के बाहर लॉन में घास को व्यवस्थित कर रहे बूढ़े माली ने कहा कि तन्वी बिटिया बहुत अच्छी रही, बस वह बिना किसी मतलब के खुश रहा करती थी। कृष्ण कुमार ने बूढ़े माली को अगले दिन बात पूछने के लिए कड़ी चौक पर बुला लिया। अगले दिन जो कहानी पता चली वह यह थी कि तन्वी और हीरालाल एक दूसरे को प्यार करते थे। ये बात सबको पता थी। फिर भी हीरालाल के माता पिता ने उसकी शादी दीप्ति से कर दी थी। तब भी हीरालाल ने कोई विरोध नहीं किया था। वे शादी भी कर ली दीप्ति से। उसके बाद वह फिर भी तन्वी से हंसता बोलता रहा, किंतु हीरालाल और दीप्ति की शादी हो जाने के बाद तन्वी ने आजीवन ब्याह न करने का फैसला कर लिया था। यही बात माखन सिंह और तन्वी के बीच तनाव की वजह बनी। माखन सिंह अपनी बहन तन्वी को बहुत प्यार करता था। माखन सिंह ने अपनी बहन तन्वी को दुनिया की ऊंच नीच समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह किसी तरह शादी के लिए राजी हो जाए, लेकिन माखन सिंह को यह लगा कि जब तक हीरालाल जीवित है तन्वी किसी को भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी और ये हीरालाल सिर्फ उसकी भावनाओं से खेल रहा है। यदि वह तन्वी के साथ शादी करना चाहता तो फिर बिना किसी विरोध के दीप्ति को अपनी दुल्हन क्यों बनाता। हीरालाल ने तन्वी से कभी वैसा प्यार किया ही नहीं जैसा तन्वी करती थी। तन्वी का शायद एक तरफा प्यार था हीरालाल के प्रति। अब कृष्ण कुमार जितना सोचता कि वह माखन सिंह को सजा दिलाएगा उतना ही उसे माखन सिंह असहाय नजर आ रहा था। किंतु हत्या जैसे जघन्य कृत्य की सजा होनी चाहिए, यह उसके अर्ध मन से आवाज आती थी। इसी बीच कुमुद से कृष्ण कुमार का विवाह हो गया। कुमुद तन और मन दोनों से ही बहुत सुंदर लड़की थी। कृष्ण कुमार और उसकी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। कृष्ण कुमार उसकी माँ भी कुमुद से बहुत प्यार करते थे। अब समय बदल चुका था, फिर भी किसी रिओपन हुआ तो फिर से सुनवाई हुई। अदालतें खचाखच भरी हुई थी। केबल टीवी आ चुका था। हर चैनल पर वही चर्चा डिबेट्स चल रही थी। जितने लोग उतनी विचारधाराएं, उतने दृष्टिकोण। जैसे दुनिया के हर संबंध
एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाए जाते हो।